मैं लोगों के साथ बहुत अच्छे से जुड़ जाता था जी। इसका फायदा मुझे मेरी बैंकिंग जॉब में भी मिला, जो मैंने 10 साल तक करी। एक सक्सेसफुल प्राइवेट बैंक रहा, वहाँ पे मैं एज अ चीफ मैनेजर, जब मैंने वो जॉब छोड़ी, जब मैंने वो सेक्टर को लीव करा, तो मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की तरफ मेरा झुकाव आया, क्योंकि मैं लोगों के साथ बहुत अच्छे से एम्पैथाइज कर लेता था, और एम्पैथाइज करने के साथ साथ मैं उनको ट्रेनिंग भी देता था जी। तो मेरे पास जब बड़ी टीम्स थी, तो बड़ी टीम्स को हैंडल करने के लिए आपको पीपल फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। तो आई वॉज नोन एज पीपल फ्रेंडली पर्सन। इसका फायदा मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में लिया, अलग अलग देश के स्टेट्स में जाके मैंने ट्रेनिंग दी, और वहां से मुझे समझ में आया कि अब एक वक्त आ गया है जहाँ पे आप सेल्फ टॉक करते हैं। तो मैंने सेल्फ टॉक करी, अब एक वक्त आ गया है कि अब मुझे एक्चुअली एक फील्ड चुननी है और एक निश चुनना है। तो वो निश होना बहुत जरूरी है लाइफ में। तो पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन को मैंने अपना निश चुना। बट असल में अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि जब मैं 2009 में आईसीआईसीआई ग्रुप में काम करता था, वहाँ पे मुझे एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया जाना था, क्योंकि मैंने कुछ टारगेट अचीव किया था। वहाँ पर जब मैं पहुंचा, उस टाइम मेरी एक फ्रेंड मेरे साथ थी, और मैं चाहता था कि आज मुझे अवार्ड मिले और वो मेरे पे प्राउड फील करें। जैसे ही मेरा नाम अनाउंस हुआ, वहाँ पे कंट्री हेड ने पोडियम पे मेरा नाम अनाउंस करा, वहां पर जोर से तालियां बजी। 200-300 लोग उस बड़े ऑडिटोरियम में थे, और मैं स्टेज के पास गया, और मुझे ये था कि आज मैंने बहुत अच्छे से बताना है कि मैंने कैसे अचीव करा। मैंने बताना, लोगों को इंस्पायर करना है कि देखो मैं भी ऐसा करता हूँ और आपको भी ऐसा करना चाहिए। पर जैसे ही उन्होंने बोला कि अवार्ड लेने के बाद आप स्टेज पे आके 2 शब्द बोलिए, उस वक्त मेरे सामने सन्नाटा आ गया। मेरे हाथ पैर कांपने लग गए, हाथ पाम से पसीना, माथे पे पसीना आना, लेग शेकिंग, मतलब लेग्स मेरी शेक करनी शुरू कर गई, और जैसे बटरफ्लाई स्टमक में दौड़ती हैं वैसे दौड़ना शुरू कर दी। और मैंने नर्वस हो गया बहुत ज्यादा, और मैंने बोला थैंक यू। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, और मैं बहुत ज्यादा उस टाइम फील कर रहा था कि मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्यों नहीं खुल रहा हूँ। मुझे अपने बारे में तो बताना है, मैंने यही तो बताना है कि मेरी स्टेज पे क्या अचीवमेंट्स है, मुझे वही तो बताना है। तो मैंने उस दिन ये ठान लिया था कि इस दिन के बाद, आज जो गुजरा है, आज के बाद मैं इस दिन को कभी नहीं देखूंगा, और मैं एक ना एक दिन पब्लिक स्पीकिंग को जरूर अचीव करूंगा। और ऐसा ही हुआ। मैंने 200 से ज्यादा कीनोट्स दिए पिछले 5 साल में, डिफरेंट प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म्स है इंडिया के, वहां मैं बोल चुका हूँ। आई एम 3 टाइम्स इंटरनेशनल टेडेक्स स्पीकर। मेरा 4था टेडेक्स भी है आईआईटी खड़गपुर, जहाँ पे हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़े। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं वहाँ पे कीनोट एड्रेस करूंगा उन लोगों के साथ जो कि आईआईटीएंस है। जो स्टॉक स्पीकर 3 टाइम्स रह चुका हूं मैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी में, जो कि एक नेशनल प्लेटफॉर्म है। और मैं अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन है MS टॉक्स इंडिया, वो चला रहा हूं, और उसमें हम प्रेजेंटेशन लिटरेसी और पब्लिक स्पीकिंग को ही प्रमोट करते हैं। क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट अबाउट परफेक्शन, पब्लिक स्पीकिंग इज अबाउट कॉन्फिडेंस। आज हमारे पास कॉन्फिडेंस है तो हम दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी चीज को हासिल कर सकते हैं, अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं। पर अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो हमारे पास एक्चुअली में बहुत बड़ा खजाना मिसिंग है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने बड़े फैमिली से बिलोंग करते हैं, कितना पैसा आपके पास है, आप कितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अगर आपका कॉन्फिडेंस आपके स्किल के साथ कनेक्टेड नहीं है तो आई थिंक आपको उस पर काम करने की जरूरत है। और मैं एक्चुअली में यही काम करता हूँ। पब्लिक स्पीकिंग कोचिंग सिखाता हूँ, प्रेजेंटेशन स्किल सिखाता हूँ, और लोग उससे प्रभावित होकर अपने अंदर एक चेंज महसूस करते हैं, और वो बदलाव फिर दुनिया को वो दिखाते हैं। मैम, आपसे जानना चाहूंगी, आप को फाउंडर है MS टॉक्स इंडिया की, तो आप अपने बारे में भी कुछ बताइए। ओके, मैं को फाउंडर हूँ और इनकी वाइफ भी हूँ। साथ साथ हम लोग डायरेक्टर ऑपरेशंस, जो इतना भी होता है बैकएंड का काम, वो सारा हैंडल करती हूँ। अभी लेटेस्ट हमारा वीडियो क्राफ्ट चैलेंज हुआ था, जो कि हमारा मोटिवेशनल स्पार्कल हमारा फेसबुक ग्रुप है, जिसमें 50,000 से भी ज्यादा पीपल्स जो हैं वो एडिड हैं। उसके अंदर जितने भी वीडियो क्राफ्ट हमने इसलिए रखा कि जो भी नॉर्मल पीपल्स होते हैं, जिनको मतलब कैमरे के आगे आगे सेल्फी लेना आता है बट अपने बारे में बोलना नहीं आता, लाइक वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो दूसरे पीपल्स हो, अपने मन की बात किसी से शेयर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट उस वीडियो क्राफ्ट चैलेंज में सबने अपनी बात शेयर की। जो एक हाउसवाइफ थी उसको भी एक मौका मिला, लाइक उसने बहुत सारे टॉपिक्स पे, यानी हम 20 डेज का हमने ये वीडियो क्राफ्ट चैलेंज रखा। और उसके बाद हमारे जो कोर मेंबर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि इनका फर्स्ट सेकंड थर्ड उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे। कहने को हमने एक प्लेटफॉर्म दिया सबको
कि वो आए स्टेज पे, स्टेज पर नहीं आ सकते, एटलीस्ट मोबाइल पे तो बात करके एक दूसरे की बात को शेयर कर सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी मिली उनको अपने मन के सारे भावों को, जो कि उनकी फैमिली मेंबर उनकी बातें सुन के राजी नहीं है। उसने बहुत अच्छे टॉपिक्स पे बात की सबने। एक हाउसवाइफ थी, कोई पब्लिक स्पीकर था, कोई कुछ था, सबने अपने अपने डिफरेंट किया। उससे ये मोटिवेशन मिला कि अगर हम अपनी बात आमने सामने बैठकर किसी से शेयर नहीं कर सकते, बट दूसरे तो सुन सकते हैं और अपने भाव जो है वो एक दूसरे पे कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड, मेरा जो काम रहता है बैकएंड का है, यानी जितने भी डायरेक्शन के, किसी को मेल फॉरवर्ड करना, किसी से बात करना, सर के लिए लीड्स कन्वर्ट करना, ये सब काम मेरा रहता है। जी। कहते हैं कि शब्दों में वो ताकत है कि जो सामने वाला किसी चीज में फंसा हुआ है, कुछ वो नहीं कर पा रहा है, कुछ वो नहीं कह पा रहा है, तो आप उसे उस सिचुएशन से निकाल सकते हैं। आप उसकी बात को समझ करके उसके अंदर जो एक उसको चीजों में बंद कर रखा है, आप उसको उन सब चीजों से आजाद करा सकते हैं। तो वो किस तरह से करते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आप कौन है, हु आर यू। आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपका अपना वजूद क्या है, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, और लोग आपसे क्यों जुड़ेंगे। अगर आपको ये पता लग जाए तो आप एक स्वीट स्पॉट क्रिएट करते हैं अपने लिए, और वो स्वीट स्पॉट आप जब भी अपना स्टेज पे दिखाते हैं या पब्लिकली कन्वर्सेशंस में दिखाते हैं, तो लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो एक्चुअली में यही करना होता है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है सबसे ज्यादा, कि कुछ लोग बहुत ज्यादा धीरे बोलते हैं, कुछ लोग बहुत फास्ट बोलते हैं, तो मॉडरेट रेट ऑफ स्पीच में दिक्कत आती है। कुछ लोग बहुत ऊंचा बोलते हैं, कुछ लोग बहुत ही लो वॉल्यूम में बोलते हैं, वॉइस रेंज की दिक्कत आती है। स्टेज फियर, स्टेज फ्राइट, घबराहट, नर्वसनेस। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए जहां पे मैंने लोगों की बॉडी लैंग्वेज पे भी काम किया है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आप सिर्फ बोलते रहेंगे और बॉडी लैंग्वेज को उसके अकॉर्डिंगली नहीं चलाएंगे, ऑर्केस्ट्रेट नहीं करेंगे अपने एक्शंस को, अपने नॉन वर्बल क्यूज को, तो कहीं ना कहीं आपका मैसेज की जो इफेक्टिवनेस है वो लो रहेगी। पर जैसे ही आप बॉडी लैंग्वेज को उसमें डाल देंगे तो आपकी मैसेज की इफेक्टिवनेस हाई हो जाएगी। तो ये पब्लिक स्पीकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस तरह की चीजों पे मैंने काम करना शुरू किया लोगों के साथ, और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स मिले। कुछ लोगों को तो एक्चुअली में ये नहीं पता होता कि मुझे बोलना क्या है, हाँ। यानी कि पब्लिक स्पीकिंग स्ट्रक्चर क्या है। तो इस पे मैं उनको बहुत ही सिंपल टिप्स देता हूँ। सबसे पहला इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में लोग आपकी बात क्यों सुनेंगे, प्रॉब्लम कवर करो, जो भी टॉपिक है। मान लेते हैं आपका टॉपिक मोटिवेशन का ही है, तो मोटिवेटेड रहने में प्रॉब्लम कहां पे आती है, तो प्रॉब्लम के बारे में बात करो इंट्रोडक्शन में। सेकंड आता है आपका बॉडी, यानी कि व्हाट्स इन इट फॉर ऑडियंस, वाइफ ए, यानी कि लोग उसमें क्या ले सकते हैं, लोगों का टेक अवे क्या है। ऑडियंस सेंट्रिक आपको होना पड़ेगा, हाँ। और उसमें आप सोल्यूशन भी दे दीजिए कि ये प्रॉब्लम थी और ये सोल्यूशन है। और तीसरा जो है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप अपने मैसेज को इंपैक्ट कैसे बना रहे हैं, इंपैक्टफुल कैसे बना रहे हैं, इन्फ्लुएंस कैसे कर रहे हैं, ये जरूरी है। स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है, अगर आपको आज समझ में आ गया तो एक्चुअली में आप अपनी बात को बहुत जल्दी कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक इसी तरह जिस तरह से हम इंटरव्यू भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपनी बात को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी जितनी मच्छी हो या आप जैसे भी दिखते हो, अगर आपका ये कंस्ट्रक्ट वाला स्किल नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अच्छे से बोल नहीं पाएंगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे अपनी बात को। तो इसमें एक मेथड मैं और सिखाता हूँ, पेयरिंग मेथड। पेयरिंग मेथड में आप मुझे एक शब्द दीजिए, मैं उस शब्द से कई घंटे बोल सकता हूँ। तो वो शब्द से, पेयरिंग मेथड से हम बात कैसे करनी है, मैं अक्सर ये मीडिया स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ। तो ये पेयरिंग मेथड का बहुत लाजवाब रिजल्ट मिलता है, क्योंकि जब हम एक्चुअली में पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हैं, कई बार हमें ये नहीं पता होता कि हमें बोलना क्या है, बट हमें ऑडियंस से एक वर्ड मिल जाता है और हम उसी वर्ड से ऑडियंस के सामने अपनी डिलीवरी कर देते हैं। तो ये भी एक तरीके का आर्ट है। तो ये सारी चीजें मैं पब्लिक स्पीकिंग कोचिंग के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, मेंटरिंग के थ्रू लोगों के साथ शेयर। आपने कहा कि हमें खुद को समझना पड़ेगा कि हम करना क्या चाहते हैं, हम कहना क्या चाहते हैं। तो हम खुद को कैसे समझे? बहुत लोगों को नहीं मालूम होता कि हमें लाइफ में क्या करना है। वो ये कोर्स कर लेंगे, वो कोर्स कर लेंगे, किसी और को देखा उसे अच्छा लगा, हाँ वो करे, मैं भी कर सकता हूँ, मुझसे हो जाएगा, भले हो ना। तो कैसे पता चलेगा कि हमें खुद को क्या करना है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहला आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, ये एक स्किल है जो हम सब में है। हम सब में इमोशंस हैं, तो हमें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे करना है, हमने अपने इमोशंस को सही जगह पे चैनलाइज कैसे करना है, वो आपको पता होना चाहिए। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ स्टडी आप जरूर कीजिए अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में आना चाहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं।
सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये 4 चीजें अगर आपकी स्ट्रांग हैं तो एक्चुअली में आप बहुत बड़े पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। ये पहला पड़ाव है। दूसरा पड़ाव ये है आपकी एनर्जी। कई बार आप देखते हैं कि आपकी एनर्जी बड़ी हाई है पर लोग आपको इस तरह से बिहेव करते नजर आएंगे या आपको लोग ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा ये मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है, मैं तो यहाँ पे कुछ इनको सिखाने आया हूँ, ये मेरी तरफ ऐसे देख रहा है। तो वहां पे आप ओवर पावर्ड फील करते हैं, ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाने में दिक्कत आती है। वहां पर आपको न्यू एनर्जी क्रिएट करनी होती है, यानी कि आपकी नई क्वांटम एनर्जी। तो न्यू एनर्जी क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका है वो ये है, अगर आप रूम में जा रहे हैं, हॉल में जा रहे हैं, ऑडिटोरियम में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं या आप ओपनली पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, सबसे पहले आपका क्लियर इंटेंशन और आपका एलिवेटेड इमोशन। क्लियर इंटेंशन प्लस एलिवेटेड इमोशन इज इक्वल टू क्वांटम एनर्जी, यानी कि आपकी न्यू एनर्जी आप यू क्रिएट कर लेंगे। और जहां पे आपकी एनर्जी क्रिएट हो जाती है, लोग आपके एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं जी। तो एनर्जी क्रिएट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पब्लिक स्पीकिंग में। तीसरा बोलना क्या है, कंटेंट। अगर आप कंटेंट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं जा रहे हैं, रिहर्स नहीं जा रहे हैं, इस दुनिया की सबसे बड़ी गलती आप पहले ही कर रहे हैं। हाँ, तैयारी बहुत जरूरी है। तैयारी हद से ज्यादा जरूरी है। तैयारी का मतलब ये नहीं कि आपको रटना है। कुछ लोगों को ये लगता है कि तैयारी का मतलब रटना है। नहीं यार, मैं बोल लूंगा स्टेज पे, मैं रट नहीं सकता कुछ भी। हम रटने की बात नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि क्या आपके शब्द लोगों के जहन तक पहुंचेंगे, क्या उनके सबकॉन्शियस को नॉक करेंगे। वहां पर आपकी तैयारी जरूरी है। क्या आप ब्रेविटी का इस्तेमाल कर रहे हो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अबाउट ब्रेविटी। अगर आप कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हमारे स्पिरिचुअल गुरु से सीखिए। कोई भी स्क्रिप्चर देखिए, गीता, श्री गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, वहां पे ब्रेविटी का इस्तेमाल है। 2 ही लाइनों में सारी बात कह दी जी। तो वो ब्रेविटी है। अगर आप ब्रेविटी का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन में, जो कि करना पड़ता है, तो आपका जो टॉक है वो पावरफुल बन जाता है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि अगर आप नर्वस भी फील कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस रखिए, मुंह पे चेहरे पे स्माइल रखिए। स्माइल इन्फेक्शियस होती है। स्माइल एक बहुत पावरफुल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो देयर आर ओनली 2 स्पीकर्स इन दिस वर्ल्ड, जैसे कि मार्क ट्वेन एक कहावत कहते हैं, देयर आर ओनली 2 स्पीकर इन दिस वर्ल्ड, वन इज द नर्वस एंड सेकंड इज कॉन्फिडेंट द लायर्स। अच्छा, जो दिखावा कर सकते हैं, यानी कि जो झूठ बोल रहा है। इसका मतलब नर्वस हर कोई होता है। हाँ। इस वर्ल्ड का कोई भी टॉप स्पीकर हो, वो एक ना एक सेकंड के लिए थोड़ा सा नर्वस तो जरूर होगा। जैसे ड्यू कहती है, डर सबको लगता है। डर सबको डर लगता है, लेकिन उस डर को मैनेज कैसे करते हो वो जरूरी है। जी। आपने किताब लिखी है हाउ टू बिकम मास्टर्स ऑफ स्पीचेस एंड टॉक। हाँ जी। ठीक है, तो उसके वो जो कि अमेज़न की बेस्ट सेलर भी रही है, हाँ उस जी। किताब के बारे में कुछ बताइए। ये किताब मैंने उन लोगों के लिए लिखी है जो एक्चुअली में या तो एस्पायरिंग पब्लिक स्पीकर्स हैं, या प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकिंग में हैं, या फिर पब्लिक स्पीकर को अपने हॉर्न करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं। तो इसमें मैंने 3 पीस का इस्तेमाल किया, प्रैक्टिस, प्रिपेयर, प्रेजेंट। 3 भागों में किताब डिवाइडेड है और इस किताब को बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर ये किताब लिखी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल बन चुका है। और मैं उन लोगों में से हूं जो कि भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं प्रेजेंटेशन लिटरेसी को प्रमोट कर रहा हूँ, जी। पब्लिक स्पीकिंग को प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम किसी फॉरेनर से मिलते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आती है, हम उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। हमें ऐसा लगता है कि ये तो बहुत पढ़ा लिखा है, हाँ। और मैं तो हिंदुस्तानी। हाँ। हम हिंदुस्तानी है, वो काफी है दुनिया के लिए, जी। और हम जैसे बोलते हैं वो काफी है, इरिस्पेक्टिव हमारी क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैं वो स्किल इंडियंस को सिखा रहा हूँ, भारतीयता में ला रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें सिर्फ अंडर प्रेशर कैसे बोलना है वो समझ में आ जाए, हमें स्ट्रेस में क्या बोलना है वो समझ में आ जाए, हमें पब्लिक में कैसे बोलना है वो समझ में आ जाए, या हमारी कन्वर्सेशंस में कैसे बोलना है वो समझ में आ जाए, तो मैं नहीं समझता कि आपकी तरक्की को दुनिया की ताकत रोक सकती। तो आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहूंगी कि पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो जाता है कि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत सारे इंसिडेंसेस ऐसे हो जाते हैं, तो घर में कौन किसको मोटिवेट करता है, आप करते हैं या मैडम करती हैं? दोनों ही एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। लाइक फैमिली की अगर देखा जाए, फैमिली में कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक सास बहू का कह लो या वट कुछ भी कह लो, रिलेशंस में कह लो, तो जब मैं डिमोटिवेट होती हूँ तो मोटिवेट करने का डिपार्टमेंट इनका। इन अ वर्क प्लेस जब कभी ये डिमोटिवेट होते हैं तो हम दोनों आपस में टॉक करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, नहीं हो जाएगा। जी जी जी, मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड भी करना चाहता हूँ। देखिए,
मैं तो उस घर में रह रहा हूँ, मेरी माँ ने मुझे पैदा किया, जो मेरी गुरु है, जी लेकिन ये अपना घर छोड़ के आई है, जी तो त्याग जो है इनका ज्यादा है। अगर हम सिर्फ इस छोटी सी बात को समझ लें तो हमारे रिश्ते इंप्रूव हो जाएंगे। जी क्योंकि होता क्या है कि जो मेन होते हैं नॉर्मली देखा गया है वो बहुत ही फ्लैम्बॉयंट ऑडेशियस होते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा अपने आप को पावरफुल हाँ। रखने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस एटीट्यूड को घर पे ना इस्तेमाल करें, स्पेशली अपनी वाइफ के साथ, जी। और सिर्फ ये समझ लें कि वो भी ह्यूमन बीइंग है और वो अपना घर छोड़ के आई है और वो हमारे साथ आपके साथ फ्रेंडली रहना चाहती है। सिर्फ अगर सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स ही हम समझ लें और एक अलाइनमेंट कर लें, क्योंकि यहाँ पे भी मैं एम्पैथी का यूज करूंगा, एक दूसरे की बात समझने में दिक्कत होती है। शुरुआत आप कोई भी बात देखेंगे घर की किसी भी बात की, वो एम्पैथी यानी कि समझने में ही होती है। जहाँ समझने में गैप आता है वहां बात बढ़ जाती है और फिर वो बात बढ़ के बतंगड़ बन जाती है, राइट। तो और कई बार तो खामोशी छा जाती है। तो अगर रिश्तों में खामोशी छा जाएगी तो रिश्ते नहीं रह जाते, वो दूरियां बन जाती हैं। तो रिश्तों में अगर बातचीत होती रहे तो वो अच्छा है। तो इसीलिए अगर हम आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं अच्छे लेवल पे, तो आई थिंक वहां पर अलाइनमेंट जो होती है हमारी, वो अलाइनमेंट तभी आती है जब हम एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे की खामियों को एक्सेप्ट करें। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है हमारी लाइफ में, ऐसी बात नहीं है। दोनों वी आर बोथ आर अ गुड कपल। एंड फैमिली बैकग्राउंड में भी देखा जाए तो फैमिली में भी मदर इन लॉ फादर इन लॉ दे बोथ आर वेरी कोऑपरेटिव। तो यही एक रीजन है, अगर हम दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं तो फैमिली में इसीलिए शांति भी बनी रहती है। बहुत और ज्यादा यस, एंड ऑफिशियल वर्क में भी अगर हम एक जनाब झुक रहा है, कोई डिमोटिवेट हो रहा है, तो एक दूसरे को समझाना, नहीं यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, हमें करना चाहिए। तो ये सब करते हैं तो एक दूसरे को मोटिवेशन मिलता है, आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता मिलता है। जी। आपने बताया कि आपकी फैमिली में 3 जनरेशंस ऑथर हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। असल में मेरा जो ऑथर शेरी का नाम है ये 2017 में बड़ा पॉपुलर हो गया, क्योंकि जब मैंने अपनी पहली किताब लिखी उसमें मैंने अपना निकनेम रखा शेरी। ठीक है, शेर से बना शेरी। तो ये लॉ एंड एटीट्यूड यानी कि अपने आप को यूनिक रखना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना, वहां से ये शेर का शेरी बना। और ऑथर एक प्रीफिक्स की तरह मैंने लगाना शुरू किया, जो कि एक्चुअली में मेरा अब लीगल नेम भी है, ऑथर शेरी। और ऑथर शेरी मेरे को एक डिसरप्टिव नेम की तरह भी मिला कि गूगल पे लोगों ने मुझे ऑथर शेरी की तरह ढूंढना शुरू कर दिया, तो आज मेरा ये नाम रखा गया। तो यहाँ से सफर शुरू हुआ, जैसे लोग इंजीनियर, एडवोकेट, डॉक्टर ये लगाना शुरू करते हैं, मैंने ऑथर लगाना शुरू करा। तो इससे मुझे बड़ा सम्मान, रिस्पेक्ट मिलना शुरू हुआ। मुझे स्कूल्स, यूनिवर्सिटी से कॉल आने लगे, मुझे लोगों ने कीनोट्स के लिए इनवाइट करा। मैंने बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल्स में जाके अपने कीनोट एड्रेस डिलीवर करे। वहां से मुझे ये समझ में आया कि मैं अपना नाम ये रख सकता हूँ, और मैंने फेसबुक पे अपना ये नाम रखा। अब हर जगह पे यही नाम यूज हो रहा है। और जहां तक बात है फैमिली ऑफ 3 जनरेशन ऑथर की, तो इससे एक छोटी सी कहानी जुड़ी हुई है। मेरे पिताजी को आज से 3 साल पहले ब्रेन हैमरेज हुआ था और बहुत ही सीरियस थे वो। जब वो फाइनली आईसीयू वार्ड में शिफ्ट हुए तो वो थोड़ा नॉर्मल फील कर रहे थे। तो मैंने एक उनकी निजी इच्छा पूछी कि पापा आपकी ऐसी क्या निजी इच्छा है जो आपको लगता है कि अभी आपकी रह गई है, पूरी होनी चाहिए आपके जाने से पहले, अगर भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए। क्योंकि उस वक्त ना आपके माइंड में फ्रैंक क्वेश्चंस चल रहे होते हैं कि मैं फ्रैंकली पापा से पूछ लूं, क्योंकि ब्रेन हैमरेज जैसी प्रॉब्लम से सरवाइव करना बड़ा मुश्किल रहता है। भगवान की कृपा होती है या लोगों की दुआएं होती है तभी आप बच सकते हो। तो पापा ने मुझे एक ही जवाब दिया कि यार मैंने एक किताब लिखी थी, हो सके तो उसको प्रिंट करवा दियो। तो मैंने उसको अपना विजन बना लिया कि मुझे जितनी जल्दी हो सके ये किताब प्रिंट करवानी है। तो लास्ट ईयर 2019 में वो किताब पापा की प्रिंट हुई। और ये किताब एक्चुअली नज्म, शेर पापा ने जो लिखे हैं, गजलें लिखी हैं, शेर व शायरी के ऊपर है। दीप का सफर नाम है इस किताब का। और उसी साल मेरी डॉटर ने भी किताब लिखी, पेप टॉक्स, जो कि सिर्फ 8 साल की है। तो शी बिकेम द यंगेस्ट ऑथर ऑफ दिल्ली एंड वन ऑफ द यंगेस्ट ऑथर इन इंडिया। तो 8 साल की उम्र में मेरी बेटी ने किताब लिखी। तो इस तरह से हम 3 जनरेशन ऑफ फैमिली बन गए ऑथर्स में। जी। जब लोग आपसे बात करते हैं, जब आपसे अपनी दिक्कतें बताते, तो वो कौन सी दिक्कतें होती जिनसे वो सबसे ज्यादा जूझ रहे होते, वो क्यों नहीं खुल पाते लोगों के सामने? सबसे पहला है एंग्जाइटी, डिप्रेशन। क्योंकि लोग अपने ही थॉट्स में उलझ जाते हैं और अपने थॉट से उलझ करके वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक पढ़ा लिखा आदमी या पढ़ा लिखा पर्सन भी एक्चुअली इस प्रॉब्लम से जूझता है। तो आपकी थॉट क्लैरिटी बहुत जरूरी है, बिकॉज सक्सेस इज नॉट अबाउट जेनेटिक्स, सक्सेस अबाउट योर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। तो क्लैरिटी नहीं होती है तो वहां पर लोगों को मेरी जरूरत पड़ती है। सेकेंडली
सबसे इंपॉर्टेंट जो है रिश्तों में उलझापन होता है। वो रिश्तों का उलझापन एक्चुअली पर्सनालिटी में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके इमोशन के साथ होता है। रिश्ता आपका किसी के साथ भी हो, एक तो वहां पे दिक्कत आती है, और तीसरा कई बार क्या होता है, लो कॉन्फिडेंस फील करना शुरू कर देते हैं हम, क्योंकि हमें अंदर के सिस्टम का नहीं पता। जब अंदर का सिस्टम साइंटिफिकली कैसे वर्क करता है वो पता लग जाए, यानी कि आपको ब्रेन साइंस के बारे में पता लग जाए, तो आपके लिए चीजों को समझना बड़ा आसान है। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंटली मतलब मेरे सामने जो आती हैं, और इस पे थोड़ा जूझते हैं लोग, और इस पे मैं उनकी हेल्प करता हूँ। शब्द ही होते हैं जो किसी को जगा सकते हैं, और शब्द ही होते हैं जो किसी को सुला सकते हैं। तो कौन सी ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए एक पब्लिक स्पीकर में, मेंटर में, जो कहते सामने वाले को उसकी समस्याओं से बाहर निकाल सके? शब्द से एक शेर सुना देता हूँ। जी बिल्कुल। उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, और झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाज करे। तो शब्दों की जहां बात आती है, शब्द हमारे इमोशन के साथ अगर हम डिलीवर करते हैं तो वो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। यही रीजन है कि आप किसी भी सम्मेलन में, किसी भी पॉलिटिशियन को सुनते हैं, या किसी भी आप पब्लिक स्पीकिंग के फॉर्मेट में चले जाते हैं, वहां पर शब्द और इमोशन का जो कॉम्बिनेशन हो जाता है वो एक्चुअली में बहुत पावरफुल बन जाता है। और हम ह्यूमन बींग्स तो लैंग्वेज यही समझते हैं, तो इसलिए जो पावर ऑफ वर्ड्स है, ये इसका जो एक डिपिक्शन होता है वो एक्चुअली में बहुत डेडली सा बन जाता है। तो इसको एक्चुअली मैं सिखाता ऐसे हूँ कि सबसे पहले तो आपको अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज करनी होती है। तो वोकैबुलरी इंक्रीज करने के कई तरीके हैं। आप रेगुलरली कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, रेगुलरली कुछ ना कुछ सुनते रहिए। इनफैक्ट कुछ लोग इंग्लिश भी सीखने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनको तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आप इंग्लिश सुनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके ब्रेन में जो जा रहा है वट एवर कम्स इन हैज टू कम आउट। आप जितना ज्यादा किसी चीज को भर देंगे वो अपने आप ही बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप इंग्लिश भरेंगे तो इंग्लिश निकलेगा, नेगेटिव थॉट्स भरेंगे तो नेगेटिविटी निकलेगी। ये आपके ऊपर है, चॉइस इज योर्स। ठीक है ना? तो आपका जो ओवरऑल माइंड है, आपको उसको ट्रेन करना होता है, और माइंड को ट्रेन करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन माइंड को ट्रेन करना मुश्किल भी नहीं होता। तो हमें सिर्फ अपने ब्रेन पे काम करना होता है। हमें ये देखना होता है कि हमें किस किस चीजों को लेकर के काम करना है। तो ब्रेन एक वन ऑफ द फैक्टर है। दूसरा फैक्टर यही होता है कि आप एक्चुअली में किसी सिचुएशन के बारे में क्या बोल रहे हैं। यानी कि अगर आपको मैं बोलूं आज बाहर बहुत गर्मी है, अभी तो पता नहीं ये मौसम कब तक ऐसे चलेगा, और यही एक पर्सपेक्टिव सामने वाले का आता है आज गर्मी है लेकिन कल से बेहतर है मौसम। तो पर्सपेक्टिव सबके अलग अलग है। हम जिस शब्द का या सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक्चुअली में हमारी पर्सनैलिटी को बता रहा है बिना हमारे कहे हुए। ये पावर ऑफ वर्ड्स का बहुत बड़ा फायदा है। तो आप हो सके तो अपनी बात में पॉजिटिविटी लाइए, हो सके तो आप अंधेरे में एक दीपक की तरह जलिए। काबिलियत दी है, एंड अंडर हिज गाइडेंस, अंडर आई एम अ गॉड फियरिंग पर्सन, तो मैं भगवान ने जो मुझे काबिलियत दी है, मैं अपनी पूरे एफर्ट्स के साथ कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों को वो ट्रेन कर सकूं। जी, जाते जाते आप दोनों अगर हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहे, उनसे कुछ बताना चाहे तो कुछ कहिए। वन थिंग, पब्लिक स्पीकिंग का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, जी। लिखना, बोलना और सब चीज की कला होता है। पब्लिक स्पीकिंग में कंटेंट राइटिंग भी आता है, जो हम बोलते समय फबिंग करते हैं वो सब चीजें भी आती हैं, और बोलते समय जिस तरह के हमें बोलना है, अपने एक्शंस देखने हैं और एक दूसरे से आई कांटेक्ट करना है, वो सब चीजें भी आती हैं। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, हर चीज उसमें आती है। जी। तो मैं यही कहूंगी कि हर किसी को पब्लिक स्पीकिंग सीखनी चाहिए। जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, रिश्तों में प्यार लाइए, जी, अपनी पर्सनैलिटी में सुधार लाइए, और सबसे इम्पोर्टेंट लोगों के साथ फ्रेंडली रहिए, और अपना एक विजन डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। भगवान ने आपको किसी रीजन के लिए भेजा है धरती पे, आपका कोई मेहनत नहीं है, आप इस धरती पे आए हैं, उसमें आपने कुछ नहीं करा। जी। जो करा आपके पेरेंट्स ने करा। तो पेरेंट्स आपके गॉड है इस धरती पे। तो आपका क्या वजूद है, अपना वजूद फाइंड आउट कीजिए, अपने आप को तराशिए, अपने आप को फाइंड आउट कीजिए, सोचिए कि मैं किस काम के लिए बनाऊं, जिसमें मैं बिना पैसे के भी काम करता हूं तो मुझे इंजॉयमेंट मिलता है, मुझे रिलैक्स मिलता है, मुझे पैशनेट फील होता है। और फिर देखिए कि उसके साथ आप कहां तार जोड़ सकते हैं पैसा कमाने की, वो आपका प्रोफेशन बन जाएगा। तो मेरा यही मैसेज है कि जितना ज्यादा हो सके अपने आप से प्यार कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, क्योंकि अगर आप सेल्फ लव करेंगे तो सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। जी। और शरी जी, हिंदी खबर से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी।
तो आज हमारे साथ बातचीत कर रहे थे ऑथर शेरी जी और कुलविंदर कौर जी, जिन्होंने बोला कि हमें अपने आप से प्यार करना है, अपने रिश्तों में प्यार लाना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, जो चीज हमें डरा रही है उसी से हमें पार पाना है। अगली बार हम फिर किसी नए शख्सियत से करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहे हिंदी खबर। नमस्कार। हमारे घर में एनर्जी बहती है टेक्सो के बेस्ट क्वालिटी CPVC पाइप से। टेक्सो पाइप्स हैं ही इतने मजबूत और भरोसेमंद, बिल्कुल इनकी तरह। टेक्समो पाइप्स एंड फिटिंग्स, ताकि घर में खुशियाँ बहती रहे। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। होमवर्क कितना महंगा हो गया है सब। एक आम के 42 रुपए, बताओ। माँ, एक आम 42 रुपए का तो पूरा पेड़ कितने का होगा? पेड़ों की कोई कीमत नहीं होती बेटा, पेड़ तो अनमोल है। पेड़ ना हो तो महंगा पड़ेगा हम सबको। अरे धोने तो दो। ओहो, फिर पानी नहीं। पड़ रहा है ना महंगा। मतलब पेड़ नहीं तो नदियों में पानी नहीं, नदियों में पानी नहीं फिर नल में कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा दादी? पेड़ों से। हमारी सूखी नदियों को बचाने का एक ही रास्ता है, करोड़ों पेड़। आओ शुरुआत करें कावेरी से। एक पेड़ लगाने की कीमत सिर्फ 42 रुपए। या हम वापस कर दो माँ। क्यों? हम भी वो 42 रुपए से एक पेड़ लगाएंगे। जरूर लगाएंगे। कावेरी कॉलिंग, डोनेट एट kavericalling.org। सेम बोरिंग ऑप्शंस। अब क्या गिफ्ट करें? नेहा, तुम्हारे बॉस के पास सब कुछ है, पीस ऑफ माइंड छोड़कर। शिमारू की पेशकश श्रीमद् भगवत गीता स्पीकर, जानी मानी आवाजों में स्पेशल लाइफ लेसन्स। श्रीमद् भगवत गीता स्पीकर, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में अपनों के लिए एक परफेक्ट गिफ्ट। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। यूपी विधानसभा से सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा नहीं देंगे हिंसा में मारे गए लोगों को मुआवजा। यूपी में पिछले 6 महीने में 21 लोगों की मौत। दो मार्च तक जेल में रहेंगे आजम खान।